हेलो एवरीवन, माय नेम इज देव एंड वेलकम टू बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में जो बाकी रह गए थे। बताता चलो कि पिछली बार हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। पंचवर्षीय योजना में शायद दो पंचवर्षीय योजना हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने योजना आयोग के बारे में पढ़ा था और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हमने देखा था। तो आज हम शुरू करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित पंचवर्षीय योजनाएं जो बाकी रह गए थे उसको देखा देखा जाएगा। साथ ही साथ नीति आयोग के बारे में थोड़ी चर्चा की जाएगी। उसकी संरचना क्या है, नीति आयोग की अध्यक्ष कौन होता है उसके बारे में देखा जाएगा, कब बना है ये सब देखा जाएगा। थोड़ा बहुत मैंने पिछले क्लास में बताया है, इस बार और अच्छे से पढ़ा जाएगा उसको। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने तरह का अर्थव्यवस्था है, भारत किस तरह का अर्थव्यवस्था है। जैसे कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। उसके बाद कुछ जो प्रीवियस पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी देखा जाएगा। आप हमारे साथ लगे जुड़े रहें और लगभग जो भी प्रश्न आते हैं कोशिश की जाएगी आप प्रश्न पेपर में सारे प्रश्न करके आए। तो हम शुरू करते हैं हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना हम पढ़ना है आज। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा बताता चलूँ, आपको रिकॉल करा दूँ। जैसे कि हमने योजना आयोग पढ़ा था। योजना आयोग कब बना था इसके बारे में हम देख लेते हैं। योजना आयोग बना है 15 मार्च 1950 को बना था। एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा हमने पढ़ा था योजना आयोग हमने देखा था। उसके बाद हमने पढ़ा था पिछले क्लास में प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम ये कब से शुरू होता है, अब मैंने बताया था सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आप इसका जो ईयर है वो याद कर लें, क्या टाइमिंग रही है योजनाओं की, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि 1951 से लेकर 1956 तक शुरू हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर 1956 तक चली है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से चली है, 1951 से लेकर 1956 तक चली है। जितने भी डेट हैं हमें ज़्यादा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसको याद हमें करने हैं। साथ ही साथ हमें भी इसमें दूसरी बात ये याद रखनी है कि किस पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया गया था, किस सेक्टर को महत्व दिया गया था। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना में महत्व दिया गया था किस चीज़ को, कृषि को ज़्यादा महत्व दिया गया था। इसके अलावा और भी सारी चीज़ों को दिया गया था, लेकिन प्रमुख सेक्टर क्या था इसमें, कृषि था। उसी तरह से दूसरा पंचवर्षीय योजना क्या था हमारा, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये शुरू हुई थी कब से कब तक है, इसका टाइमिंग 1956 से लेकर 1961। कब से कब तक रही है, 1956 से लेके 1961। 1956 में 500 ऐड कर दीजिए, 1961 आ जाएगा, है ना। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही है, 1951 से लेकर 1956 तक। और दूसरी पंचवर्षीय योजना रही है 1956 से लेके 1961 तक। और इसमें देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर था वो क्या था, कृषि था। इसके अलावा और भी सेक्टर थे, लेकिन सबसे प्रमुख क्या था, एक कृषि था। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या रहा, इसमें रहा उद्योग। क्या रहा, उद्योग को ज़्यादा महत्व दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को ज़्यादा महत्व दिया गया था। अब देखिए इसके अलावा हमने देखा था कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो योजना आयोग जब पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए सरकार को जो सलाह दी थी, तो योजना आयोग ने कुछ लक्ष्य रखे थे पंचवर्षीय योजना के लिए। क्या थे वो लक्ष्य, तो हमने उसके बारे में पढ़ा था। 4 लक्ष्य पढ़े थे हमने। क्या क्या पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था क्या, ग्रोथ। हमने पढ़ा था पहला ग्रोथ।
समृद्धि कहते हैं हिंदी में, समृद्धि, समृद्धि। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? दूसरा हमने पढ़ा था मॉडर्नाइजेशन। तीसरा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? तीसरा हमने पढ़ा था सेल्फ रिलियंस, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलियंस। चौथा हमने पढ़ा था समानता। ये आत्मनिर्भरता था, इसको मैं लिख देता हूँ, आत्मनिर्भरता। तो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया भी था आपको कि ग्रोथ क्या है, साथ ही साथ ये भी बताया था कि मॉडर्नाइजेशन क्या है, सेल्फ ये आत्मनिर्भरता क्या है और समानता क्या है। तो इसमें ज़्यादा समय ना देते हुए हम अपना नया सेशन शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे इस लेक्चर के लिए वो पिछले लेक्चर को जाकर पढ़ लें, वहाँ पे सारी जानकारियाँ दी गई थी। तो हम आज शुरू करते हैं अपना तृतीय पंचवर्षीय योजना, उसको मिनट, यस, यहाँ पे तृतीय पंचवर्षीय योजना देखिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब तक शुरू हुई है? 1961 से लेकर 1966 तक। देखिए पहला कैसे आपको याद करते चलता हूँ मैं, 1951 से लेकर 1956 पहला पंचवर्षीय योजना। दूसरा चलता है 1956 से लेकर 1961 तक, दूसरा पंचवर्षीय योजना। तीसरा कब से चलेगा? 5 साल और ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 61 से लेकर 66 तक, 1961 से लेकर 66 तक। ये हो गया तृतीय पंचवर्षीय योजना। और इसमें महत्वपूर्ण क्या बात है, देखिए हमें क्या क्या देखना। सरकार ने इसमें क्या चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया? इसका एक तो पहले उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को स्वतः स्फूर्त और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। और महत्वपूर्ण इसमें सबसे ये है कि आत्मनिर्भर बनाना देश को, और योजना में कृषि और उद्योग दोनों को एक साथ लाना। ठीक है, पहले में वो कृषि को महत्व दिया गया, दूसरे में उद्योग को महत्व दिया गया, और तीसरे में क्या करेंगे? तीसरे में दोनों को महत्व, दोनों को दिया गया महत्व। फिर से बता देता हूँ, पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि को महत्व दिया गया, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था। सरकार को लगा कि सबसे पहले हमारे पास जो ज़्यादा अच्छे हम जिस सेक्टर में ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं उसको ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो सरकार ने इसमें कृषि में ध्यान दिया। उसके बाद सरकार ने क्या किया कि जैसे कि किसानों ने अब उत्पादन बढ़ा दिया। ठीक है, हमने अपना जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए कोशिश करने लगे और करने भी लगे। तो अब क्या ज़रूरत पड़ता है? उद्योग। अब उद्योग क्या करेंगे? सिर्फ अब चावल और गेहूँ आटा तो खाएंगे नहीं, आटा भी बनाने के लिए उद्योग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अब आटा बनेगा कैसे? गेहूँ से खाएंगे नहीं। तो इन सारी चीज़ों के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और सारी चीज़ों बनाने के लिए, कई तरह की बिस्किट बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता चाहिए? उद्योग की चाहिए। इसलिए सरकार ने क्या कहा कि हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को ज़्यादा महत्व देंगे। तो इसमें सरकार ने दूसरे में उद्योग को दिया और तीसरे में दोनों को दिया कि दोनों को महत्व दिया जाए और अच्छा किया जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है, इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही जो है हरित क्रांति को, मतलब यहाँ से शुरुआत होती है हरित क्रांति की। कहा जाता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही हरित क्रांति को जन्म दिया। अब हरित क्रांति के बारे में क्या क्या हमें पढ़ेंगे, क्या है हरित क्रांति, इसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। इसको अच्छे से देखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना है, देखिए हमारा नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना है चौथी पंचवर्षीय योजना है। इसका भी आप सेशन याद रखें, 1969 से 74 तक रहा है, 1969 से 74 तक। अब जैसे इसको याद कर, अब बीच में जो है 90 तीसरा पंचवर्षीय योजना कब खत्म हुई है? 1966 से खत्म हो गई थी, 66 में, और ये चौथी शुरू हो रही है 1969 से शुरू हो रही है। तो आपको इस बीच में 3 साल का गैप है ना? तो देखिए उस बीच में कई जो 3 साल जो गैप हो रही है, तो इसमें कई तरह राजनीतिक अस्थिरता आ जाती थी। तो कई योजनाओं के बीच में आपको गैप दिखेगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताता भी चलूँगा। जैसे कि ये इसमें जो 3 साल की गैप रही है, तो इसके पीछे कारण ये था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है बीच में जो युद्ध जो हुए गए थे, उसके कारण राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी। तो सरकार ने पहले क्या किया कि योजना पे न ध्यान देते हुए, जब समस्याएं देश में, अब जब भी युद्ध होता है तो देश के कोई भी देश उसके बीच में, जैसे कभी वर्तमान अब देख रहे होंगे यूक्रेन की हालत है, तो कोई भी देश होता है अगर यहाँ पे युद्ध की स्थिति बन रही है या हो रही है, तो वहाँ के बीच उस देश के अंदर गरीबी वगैरह समस्याएं बढ़ जाती है।
कारण और भी समस्याएं बढ़ जाती है। तो सरकार क्या करी इस बीच में कि छोटी छोटी स्कीम बना के 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए स्कीम बना के उन समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करी सरकार ने। इसलिए ये 3 साल की गैप हो गई। उसके बाद सरकार ने फिर से योजना बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, इस योजना के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है। ये आपको बताया था कि आप ये जो मॉडल है, 2-4 ही योजनाओं में मॉडल के बारे में बात की जा रही है, तो ये 2-4 मॉडल हैं, इसको याद हमें करके चलना है। जैसे कि DR गाडगिल मॉडल पर ये आधारित था, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और इसके अंतर्गत जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, तो स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। अब आत्मनिर्भरता हर बार आता है, आपको बताया ही था कि पंचवर्षीय योजनाओं में पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर और 7वीं पंचवर्षीय योजना तक लगभग देखेंगे तो आत्मनिर्भरता को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। सरकार चाहती थी कि भारत आत्मनिर्भर बने। अब पिछली बार भी जैसे कि मैंने बताया था, सरकार आज भी चाहती है कि भारत आत्मनिर्भर बने। क्यों? अब देखिए, आत्मनिर्भर बनने का मतलब क्या है बताया ही था, अब भी बता देता हूँ थोड़ा सा। कोई भी व्यक्ति हो या कोई देश हो, उसको आत्मनिर्भर बनने के लिए उसके बाद जो भी संसाधन है, जो भी उसके स्किल्स हैं, उस देश के अंतर्गत लोगों के पास जो स्किल्स हैं, वो भी एक तरह का संसाधन है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहते हैं। इसके अलावा और रिसोर्सेज हैं, जैसे कि जल रिसोर्सेज, जल स्रोत है, वाटर है, समुद्र जो है, हमारे तटीय क्षेत्र है, वहाँ भी वो रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा कृषि के द्वारा जो भी हमें मिलता है, भारत सरकार को जो उपज होता है, जो उत्पादन होता है देश में, वो भी रिसोर्सेज की। इन आधारों पे अगर भारत जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेती है, साथ ही साथ अन्य देशों को भी कुछ एक्सपोर्ट कर दे। दूसरी जो देश है जिनकी स्थिति अभी उस लायक नहीं है, जैसे कि नेपाल हो गया, श्रीलंका में अभी स्थिति खराब चल रही है, भारत सरकार ने बढ़ चढ़ कर मदद करने की कोशिश कर भी रही है और करी भी है। उसी तरह से अगर भारत सरकार के पास अन्य अत्यधिक अपने ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन नहीं होता तो कैसे करती श्रीलंका की मदद नहीं कर पाती। इसके अलावा अफगानिस्तान में गेहूं के बहुत सारा मदद की गई, गेहूं भेजाया गया भारत सरकार द्वारा। तो इन ये सारी चीज़ें जो है, अगर भारत सरकार पर अत्यधिक हो रहा है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, तभी भेजा जा रहा है। इसी तरह से कि जब किसी भी राष्ट्र के पास या व्यक्ति के पास अपने सोर्सेस के आधार पर ज़रूरतें पूरा हो जाए और बच भी जाए, वो आत्मनिर्भरता है। अगर आपको किसी अपने दोस्त से कुछ पैसे लेने पड़े उधार, तो ये आत्मनिर्भरता नहीं है, बल्कि अगर आपके पास कुछ रुपए हैं जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी हो जा रही है, साथ ही साथ आप दूसरे दोस्त को भी कुछ अगर रुपए दे पा रहे हैं, तो ये आत्मनिर्भरता का एग्जाम्पल कह सकते हैं। ओके, तो ये है आत्मनिर्भरता। तो उस समय भारत सरकार हमेशा यही चाहती थी कि भारत जो है आत्मनिर्भर बने, और भारत सरकार इसमें सफल भी हुई। भारत आज आत्मनिर्भर है और उस रास्ते पे भी है जो और अच्छा कर रहा है। भारत सरकार, वर्तमान गवर्नमेंट जो है, इस पे और भी इस चीज़ को और महत्व दे रही है। देखिए यहाँ पे आगे हम देखते हैं, इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, ये सक्सेस रहा योजना। इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता सुधारने के लिए। मुद्रास्फीति क्या होती है आपको बताया जाएगा आगे अगले नेक्स्ट क्लास में, जब इन्फ्लेशन वगैरह जब हम पढ़ेंगे, बैंकिंग प्रणाली पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत आपको मुद्रास्फीति बताई जाएगी। इन्फ्लेशन जो है इसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। ओके, मुद्रास्फीति कहा जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन है, फिर डिफ्लेशन पढ़ेंगे आप, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, और कई तरह के इन्फ्लेशन हो तो भी बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ अपने टॉपिक से नहीं भटकना, में एक एक टॉपिक करके ख़त्म करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे हम। और देखिए, ये तो एक मुद्रास्फीति होता है। बस इसको शॉर्ट में आप इतना समझ लें कि आपको दिक्कत ना बता दूँ कि महंगाई आ जाना। जो वस्तु, जैसे कि आपके पास, जैसे कि मेरे पास ये फ़ोन है, अगर ये आज 13,000 का मिल रहा है, आने वाले 2 महीने बाद ये 15 का हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन की 2,000 रुपये इन्फ्लेशन हो गया इस पर। यही महंगाई है, किसी भी वस्तु में महंगाई आ गई तो इन्फ्लेशन है। इसको उल्टा मैं कह दूँ तो ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पास मुद्रा है, उस मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। अब कहने का मतलब ये था कि आप 12,000 में ये फ़ोन ले पा रहे थे, लेकिन आपको अब ये फ़ोन लेने के लिए कितना चुकाना पड़ेगा? 15,000 रुपये चुकाना पड़ रहा है। ये इन्फ्लेशन है। दोनों उस समय और अच्छे से पढ़ेंगे इन्फ्लेशन है। बस एक थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस पे कि मुद्रास्फीति क्या होती है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू की गई थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम अच्छे से हम पढ़ेंगे। देखिए, उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, तो
देखा जाए उस समय तो प्रधानमंत्री का झुकाव तो समाजवाद की तरफ था, लेकिन वो इस तरह का समाजवाद नहीं चाहते थे जहाँ पे व्यक्ति धन न रखे, या और भी किसी भी प्रकार का जो और देशों में समाजवाद है उस तरह का मतलब ये उसके अपनाना नहीं चाहते थे। तो उस समय सरकार ने क्या किया है कि कुछ ऐसे इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था हमारी कौन सी है उस हिसाब से पढ़ेंगे, उस समय फिर भी मैं बताता हूँ कि सरकार ने इसमें कई तरह की योजनाएं शुरू की, जो एक तरह से क्या था कि देश में और चीज़ों के अलावा, डेवलपमेंट के अलावा उन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाए जहाँ से जनसंख्या नियंत्रण हो जाए, साथ ही साथ गरीबी चली जाए, लोगों में कई तरह की भूखमरी थी वो चली जाए, कई प्रकार की बीमारियां महामारियां आ रही थी उससे जीता जाए, लोगों को समस्याएं कम हो, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना था। क्योंकि भारत भारत एक तरह का, जब आज़ादी के बाद शुरू से ही भारत सरकार को कई तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ी, तो सरकार चाहती थी कि हम अगर समाजवाद की तरफ जाएंगे तो वो व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा जो सबसे वीक है या उस लाइन से नीचे है, जिसको अगर कहे तो अ, एक स्टेबल पर्सन की होती है। जैसे कि एपीएल बीपीएल तभी हमारे यहाँ देश में आया, है ना। गरीबी जो रेखा है ये कौन निर्धारित करता है हम बताएंगे जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, तो उसमें गरीबी रेखा से नीचे कौन है ऊपर कौन है। तो अगर इस पे ध्यान सरकार जो है योजना परियोजना नहीं बनाती गरीबों के लिए, तो ये गरीब और गरीब ही होता जाता, ये अमीर और अमीर होता जाता, ये जो खाई है बढ़ती जाती, तो समस्याएं होती है। और फिर भी कोई भी राज्य जो है ज़्यादा विभिन्नताओं के साथ अगर रहे, अब विभिन्नताओं की बात मैं कह रहा हूँ तो किसी भी तरह का कल्चरल विभिन्नताओं के बारे में मत नहीं समझिएगा। विभिन्नताओं का मतलब है कि किसी भी तरह का भेदभाव अगर ज़्यादा बढ़े कोई भी राष्ट्र में, तो वो स्थिर राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए सरकार ने कई तरह की योजना परियोजना बनाती रही। और ये भी बताया चलो कि आप जानते ही होंगे भारत जो है विश्व में जनसंख्या में दूसरा स्थान ग्रहण करता, पहला चाइना है, ठीक है। तो हमें क्या है कि हमारे पास तो कुछ संसाधन नहीं थे उतने अच्छे से, और जनसंख्या जनसंख्या तो बढ़ती ही जा रही थी। तो जनसंख्या को परिवार नियोजन करना सबसे महत्वपूर्ण एक तरह का कार्यक्रम था भारत सरकार के लिए। तो भारत सरकार ने परिवार नियोजन पे काम किया, साथ ही साथ श्वेत क्रांति के बारे में शुरुआत किया। जैसे कि उस समय मैंने आपको पिछली क्लास में बताया होगा कि हमारे यहाँ भारत में जो है दूध से बने जितने प्रोडक्ट होते थे उसको हम भारत में ही नहीं बना पाते थे, हम भारत से बाहर के देशों से अपने यहाँ मंगाते थे। अमेरिका हो गया, अन्य और भी देश है, वहाँ से दूध के प्रोडक्ट मंगाया जाता था। बच्चों के लिए जो दूध पाउडर होते हैं, जो मिल्क होता है बच्चों के नवजात शिशु के लिए जो दूध जो होते हैं, वो भी भारत से बाहर देशों से मंगाया जाता था, भारत में उत्पादन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ दूध का जो खपत था देश में वो ना के बराबर वो उत्पादन था वो ना के बराबर था, खपत ज़्यादा था, क्यों? जनसंख्या ज़्यादा था। तो इस सब चीज़ को हम समझ सकते हैं। इसलिए सरकार ने क्या किया कि एक श्वेत क्रांति लाई, इसको श्वेत क्रांति कहा जाता था कि इसमें सरकार ने कई तरह की योजना परियोजना बनाई, और सरकार ने ये चाहती थी कि दूध का उत्पादन हम इतना करें कि अपनी जरूरत पूरा करें ही करें, अन्य लोगों को भी हम दे पाए, अन्य देशों को भी दे पाए, और इसमें हम सफल रहें। आज भारत जरूरत से ज़्यादा भी दूध बनाती है और हम दूध के प्रोडक्ट बाहर भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी को कहा जाता था ऑपरेशन फ्लड। क्या है उसके बारे में देखा जाएगा। दूध से ही इतना ध्यान रखें आप कि ऑपरेशन फ्लड जो है दूध से संबंधित ही था, इसको कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड। ये आप समझ गए? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और कुछ आपको अगर डाउट रह रहा होगा तो आप कमेंट में हमें बताएंगे, सारी समस्याओं का इलाज यहाँ होगा। हमारा अगला पंचवर्षीय योजना रहा है 1974 से लेकर 1978 तक। मैं पूरा बताता चलूँगा आपको। 1974 से लेकर 1978 तक आपको जो सेशन है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर बार मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। 1974 से लेकर 1978 तक, ठीक है। अच्छा, इसमें देखते हैं क्या क्या था। इसके एक तो गरीबी उन्मूलन, देश में गरीबी तो थी। देखिए यहाँ भी आत्मनिर्भरता आ गई, आत्मनिर्भरता इसमें भी रही है, 5वीं 7वीं तक मिलेगी आपको आत्मनिर्भरता। देखिए गरीबी उन्मूलन, उसमें गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो सरकार चाहती थी कि ऐसे कुछ पंचवर्षीय योजना के अंदर कुछ कैसे और भी छोटे छोटे स्कीम लाया जाए, जिससे कुछ सब्सिडियाँ दिया जाए और स्कीम लाया जाए जिससे गरीबी वगैरह थोड़ा कम हो, जो अभी तक शायद मेरे ख्याल से हुई नहीं है। कुछ लोग तो हुए, अच्छे चीज़ें सुधरी हैं, पर उतना भी नहीं हुआ है, अभी और भी काम करने बाकी है मेरे ख्याल से। इसमें था योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई, एवं तत्पश्चात उद्योग एवं खनिज क्षेत्र को भी दिया गया। तत्पश्चात यहाँ पे गलत है, ठीक है, खनिज क्षेत्र को भी दिया गया योजना।
कृषि को फिर यहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया गया। नेक्स्ट हम देख पढ़ते हैं अपना योजना, अनवरत योजना। देखिए आपको पहले बताता चलूँ मैं यहाँ पे 1974 के बाद 1978 की योजना चला, 1978 तक। 1978 सॉरी 1977 8 के बीच में कांग्रेस सरकार चली जाती है। अब जब कांग्रेस सरकार जाती है तो पार्टी कौन सी आती है? जनता पार्टी की सरकार आती है। अब कोई भी पार्टी आएगी, अब जब नई राजनीतिक दल आएंगे सत्ता में तो वो पुराने राजनीतिक दल जो भी पुरानी गवर्नमेंट रही है उनकी स्कीम को मुख्ता मतलब ज़्यादा अगर देखें तो 100% या 90% आशा यही होती है कि तो उसको लेके नहीं चलते, या तो नाम बदल देंगे या योजना बदल देंगे। तो ऐसा ही हुआ उस समय भी जब जनता पार्टी की सरकार आई थी। मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री बने थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय, तो उन्होंने क्या किया कि ये पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको क्या किया कि कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया, कुछ समय के लिए हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और उसके जगह पे नई सरकार ने अनवरत योजना शुरू किया। अब ये सिर्फ एक ही योजना आपको मिलेगा क्योंकि उसके बाद नई सरकार जो आई थी फिर वो पुरानी सरकार हो गई क्योंकि फिर कांग्रेस सरकार आ गई। तो ये अनवरत योजना जो थी ये 1978 से लेकर 1980 तक चली। आप सॉरी माफ़ करना, 1978 से लेकर नहीं, ठीक है, 1980 तक चली। अब आपको इसमें बस थोड़ी सा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखें कि अनवरत योजना है क्या। जैसे कि प्रश्न में अगर आ गई कि अनवरत योजना किससे संबंधित है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको बताना जरूरी है। इसके अंतर्गत भी आप ध्यान रखें कि अनवरत योजना पंचवर्षीय योजना के बीच में ही, जब पंचवर्षीय योजना को जब सस्पेंड किया गया था तो उसके बाद शुरू की गई थी जनता पार्टी के द्वारा। ये ध्यान रखिए आप। देखिए 78 से 83 के बीच में ये योजना शुरू की गई थी। इसको आप अंग्रेजी में कह सकते तो रोलिंग प्लान कहते थे। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में शुरू की गई थी। इसमें महत्व बातें कुछ जैसे कि बताते हैं आपको, इसमें नहीं है मैं बता देता हूँ। इसमें सरकार ने क्या किया था कि कुछ योजना बनाई थी। जैसे कि देश में कई राज्यों में सरकार ने शराबबंदी वगैरह शुरू कर दिया था। कई राज्यों में शराबबंदी कर दी गई, जैसे वर्तमान में भी बिहार में, गुजरात में। जैसे कि गुजरात जो है भारत का पहला राज्य है जहाँ पर शराब बंद किया गया था, उसी तरह बिहार में भी शराब बंद है। उस समय भी सरकार इस योजना पर काम करना शुरू कर दी थी। इसके अलावा और भी सरकारी काम वगैरह थे इसके अंतर्गत। इसके बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अब बस इतना ध्यान रखिए कि अनवरत योजना क्या था। फिर उसके बाद 1980 के बाद सरकार चली गई और फिर से कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस ने 1980 से लेकर 1985 में फिर से अपनी अगली छठी पंचवर्षीय योजना बनाती है। और इस पंचवर्षीय योजना को बना के सरकार ने पहले की जो पंचवर्षीय योजनाओं को कंटिन्यू करती है। तो छठी पंचवर्षीय योजना हम देखते हैं कब से कब तक रही है, 1980 से लेकर 1985 तक। 1980 से लेकर 1985 तक डेट याद रखना है आपको, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी वगैरह खत्म करना और रोजगार बढ़ाना, देश में रोजगार में वृद्धि। अब देखिए गरीबी और रोजगार दो चीज़ें हैं। अब गरीबी किसको कहते हैं और रोजगार, ये सब जो हम पोवर्टी पढ़ेंगे, गरीबी अलग से चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखा जाएगा। रोजगार वगैरह ही पढ़ेंगे, जैसे कि इन्फ्लेशन वगैरह पढ़ेंगे तो आपको एक महंगाई और रोजगार के बीच में रिलेशन भी देखा जाए। तो फिलिप का पढ़ा होगा आपने, या सुना होगा या पढ़ाया जाएगा अगले क्लास में, है ना। तो रोजगार, अब जब तक अब लोगों में गरीबी कब जाएगी? जब उसके जेब में पैसे आएंगे। अब उनके जेब में पैसे कैसे? आप सरकार या तो सब्सिडी देगी, कैसे दे देगी सब्सिडी? कई देशों में ये प्रावधान है कि लोगों को जो स्टूडेंट हैं, या तो भारत में भी स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा रोजगार भत्ता भी दिए जाते हैं कई राज्यों में। भारत के अलावा और भी देशों में जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो उसी तरह से सरकार, अब भारत में इतनी जनसंख्या है तो सिर्फ बेरोजगारी भत्ता दे देने से इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट दिया नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर कुछ अमाउंट सरकार देती भी है तो उससे किसी एक व्यक्ति के इंडिविजुअल का जो है रोज का जो डेली खर्च है वो नहीं हो चल सकता, या अगर शादी होगा उसके बच्चे वगैरह हैं तब भी नहीं चल सकती। इतनी महंगाई है देश के अंदर का, तो उस समय भी वैसे ही महंगाई मान सकते हैं। जैसे कि बस चीज़ें महंगी हो गई है लेकिन ज़रूरत उतना ही थी। ज़रूरत बदलती है, महंगाई बदल जाता है, ज़रूरत उतना ही रहता है ना। तो रोजगार सरकार कैसे दे लोगों को? लोगों में स्किल्स होने चाहिए। तो जब लोगों में स्किल्स, कौशल ही ना होगा
तो कैसे सरकार लोगों को रोजगार मिलेगा? तो इसके लिए सरकार ने अभी तो उस बार के लिए हम जब मनरेगा वगैरह पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। वर्तमान में कई तरह का सरकार ने योजना प्रोजना चला ही रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप वगैरह भी सब सरकार शुरू कर योजना चला रही है, 2016 में जो आई हुई थी। तो उस आधार से सरकार रोजगार बढ़ाने की कोशिश कर रही है वर्तमान में। लेकिन उस समय भी सरकार ने ध्यान दिया था कि रोजगार लोगों में बढ़ाया जाए। अब जब रोजगार बढ़ेगा बढ़ेगा लोग जब नौकरी करेंगे, किसी भी तरह का नौकरी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी करेंगे, तो उनके जेब में पैसे आएंगे तो गरीबी जाएगी। तो इस आधार पे सरकार ने रोजगार वगैरह पे काम करना शुरू किया। और इसमें पहली बार ऐसा हुआ था, इस योजना में पहली बार सरकार ने विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन पे काम किया था, विशेष रूप से। अगला हमारा पंचवर्षीय योजना जो है, 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका डेट याद रखेंगे आप, 1985 से लेकर 1990 तक। 1985, 1985 टू 1990, ये आप डेट याद रखेंगे। इसके अंतर्गत देख लेते क्या क्या है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की का मुख्य उद्देश्य था, देखिए, आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी करना, रोजगार के अवसर पैदा करना। और इसके अलावा इसमें था, योजना में परिवार परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। अभी तो वर्तमान में गवर्नमेंट जो है, देखा जाए कि बढ़ चढ़ के निजी क्षेत्र को मतलब महत्व दे रही है सरकार। उस समय भी सरकार ने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने क्या किया था कि इस निजी क्षेत्र को भी ज़्यादा महत्व दिया। देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र से ही विकास नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें भागीदारी निजी क्षेत्र की ना हो, है ना। तो निजी क्षेत्र की भागीदारी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी एक साथ मिल के काम करें। देखिए ना, निजी क्षेत्र की किसी भागीदारी भी हो जाए तो देश में और अन्य समस्याएं आ सकती है, क्योंकि भारत ऐसा देश है, इसमें कई तरह का डाइवर्सिटी आपको मिलेगा। साथ ही यहाँ पे कई तरह गरीबी है, एक ही रोजगार में कई लोग लगे हुए हैं, तो उसको रोजगार पूरी तरह से नहीं कह सकते ना। जैसे कि छिपी बेरोजगारी के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। तो इसलिए भारत में जो स्थिति है, एक तो जनसंख्या ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, अशिक्षा भी ज़्यादा है अपेक्षाकृत देखा जाए भारत में। तो जब लोगों में शिक्षा ज़्यादा है तो एक तो स्किल कैसे होंगे, तभी सरकार कई तरह कोशिश करती है कि जो शिक्षित हैं वो तो नौकरी तो पा लेते हैं, लेकिन जो शिक्षित नहीं है उनमें कुछ किसी भी तरह का जो है स्किल पैदा किया जाए, उनमें कौशल का विकास किया जाए कि वो नौकरी और अन्य नौकरी ले सके। लेकिन आप ये बताएं, कहाँ नौकरी ले लेंगे वो अगर स्किल आ भी जाता है? कम से कम रोजगार पाने के लिए वो जगह भी तो होना चाहिए। रोजगार सरकार पैदा करे तब तो रोजगार कोई लेगा। कोई व्यक्ति अगर 10 लोग हैं, उसमें सब स्किल है, और सीट ही जब रोजगार का जो क्षमता है वो बस 5 लोगों को नौकरी देने की क्षमता है, तो फिर कैसे 10 लोग रोजगार पाएंगे? तो इस पे भी सरकार ने जो है ध्यान दिया कि रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इसमें रोजगार का अवसर पैदा किया। अब देखो, मैं इसको इसमें ऐड करता हूँ। अब रोजगार का अवसर कैसे पैदा हो जाएगा? आप सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र से ही अगर कोशिश करें कि कर पाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि हम एक काम करते हैं, निजी क्षेत्र जो है इसको भी अपने साथ सम्मिलित लेके एक दूसरे के साथ चलते हैं। जो रोजगार सरकार देना चाह रही हो तो देगी लोगों में जो स्किल्स है या जो उस लायक है उस तरह के। इसके अलावा जो हम नहीं दे पा रहे, सीट उतने नहीं है, हमारे पास रोजगार उतने नहीं है, तो हम निजी क्षेत्र के आधार पर उनको रोजगार दिया जाए। इसलिए सरकार ने कई तरह के योजना बनाई जिससे लोग यहाँ पे एफडीआई करें, इंडस्ट्रियाँ आए, और कोशिश सरकार कर ही रही है। तो निजी क्षेत्र का भी काफ़ी महत्व है किसी भी राष्ट्र के लिए, और भारत जैसे राष्ट्र में भी निजी क्षेत्र का काफ़ी महत्व है। तो सरकार इसमें भी बढ़ चढ़ के काम करने के लिए कोशिश करी थी सरकार ने। चलिए अगला हम ये याद रखें आप, 1985 से लेकर 1990 तक ये रहा है योजना का सेशन। आगे हम देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना हमारी रही है 1992 से लेकर 1997 तक। देखिए ये फिर यहाँ पे देखिए 1985 से 1990 तक है। 7वीं पंचवर्षीय कब तक रही है? 1900, देखिए अब दिखा तो 1950 से लेकर 1990 तक, 1985 से लेकर 1985 टू 1990 तक रही है। अब देखिए 8वीं कब हो जाती है?
1992 से लेकर 1997 तक। अब ऐसा इसमें भी देखिए 2 साल का गैप है ना। तो इसमें भी सरकार में जो है राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी और कई तरह की समस्याएं थी देश में, गरीबी, और एक तो 1991 में आप जान रहे होंगे कि ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव भारत में ज़्यादा पड़ने लगा था। पहले हम जो है, भारत एक तरह का क्लोज इकोनॉमी है था। अब क्लोज इकोनॉमी के बारे में आप थोड़ा सा बताता चलो आपको। क्लोज इकोनॉमी होता है जिसमें आयात निर्यात वगैरह प्रतिबंधित होता है, तो उसको क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। जैसे कि भारत अभी ओपन इकोनॉमी है। कैसे? तो हम हमारे पास जो एक्स्ट्रा हमारे आवश्यकता से जो ज़्यादा चीज़ें उपज होती है उसको हम बाहरी देशों में देते हैं जिनको नीड्स है उसकी। और जिन चीज़ों को हम नहीं पैदा कर पाते, नहीं उपजा पाते, अपने देश के अंदर नहीं बना पाते हैं, उन चीज़ों को हम बाहरी देशों से अपने यहाँ मंगा लेते हैं। तो ये एक तरह क्या है, ओपन इकोनॉमी है। तो उस समय ये सब समस्याएं चल रही थी, तो इसलिए 2 साल का सरकार ने इस योजनाओं को थोड़ा सस्पेंड करके और कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर ध्यान दिया होगा। हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें मानव संसाधन जो है, इस पे सरकार ने ज़्यादा मानव संसाधन का विकास पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसके अंतर्गत आप बताता चलूँ आपको, इसमें रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य आदि को ज़्यादा महत्व दिया गया। अब मानव संसाधन मतलब क्या समझते हैं? देखिए, मानव संसाधन सबसे आपको समझ में आ गया कि मानव संसाधन क्या होता है। मानव संसाधन किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत सिर्फ जल, पेड़ पौधे या अन्य तरह के उपज ही संसाधन या स्रोत नहीं है। अगर ह्यूमन ना हो तो कृषि कौन करेगा? अगर ह्यूमन ना हो तो सेवा क्षेत्र कैसे चलेगा? अगर व्यक्ति ना हो, अब आप कहेंगे कि यार आज के टाइम में तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि एग्रीकल्चर हो या कई तरह की सेवाएं उसे किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन तो चाहिए। इसके अलावा और एग्जाम्पल देख आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ। बखूबी आप जानते हैं इस चीज़ को, फिर भी मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इसके अलावा देखिए, रिक्शा, रिक्शा कौन चलाएगा? ह्यूमन चलाएगा। ट्रेन कौन चलाएगा? ह्यूमन चलाएगा। प्लेन, प्लेन तो ह्यूमन चलाएगा, है ना। अब ड्रोन की प्रणाली तो बना नहीं सकते। अगर ड्रोन की प्रणाली आएगी भी भविष्य में, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई व्यक्ति ना रहे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो, मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है। अगर ऑटोमेटिक चलता भी है प्लेन तो उसमें पायलट तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा मेट्रो, जितनी भी सेवाएं हैं, या इसके अलावा और भी चीज़ें, उत्पादन जो करना है इंडस्ट्री के अंदर उत्पादन होता है किसी वस्तु का, उसमें व्यक्ति का तो उपयोग है ही, साथ ही साथ संसाधन के लिए एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ जो लेबर या इंजीनियर या डॉक्टर जो बाहरी देशों में जाते हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, इराक, अमेरिका, या आपका यूएसए, यूके, इन सब सारी देशों में जाते हैं, तो वहाँ से क्या होता करते हैं, ये धन भेजते हैं, है ना। तो उससे हमारी स्थिति तो और सुधरती तो है। हमारी इकोनॉमी में बाहरी इकोनॉमी से जो भी धन आएगा, तो उसमें तो सुधार आएगी ही आएगी। तो एक तरह से संसाधन के रूप में देखा जा सकता है मानव संसाधन। तो सरकार अब ये कैसे सुधार सकते हैं? मानव संसाधन का विकास कैसे करेंगे? अब मानव को में विकास लाना है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? उसको शिक्षित करेंगे, है ना। अब शिक्षित करेंगे, कोई व्यक्ति को आप बाहर भेज दीजिए, उसको कोई काम आता ही नहीं है, वो क्या काम करेगा? या भारत के अंदर ही कोई व्यक्ति है, उसको कोई काम आता ही नहीं है, तो क्या काम कर लेगा बताएं, है ना। जैसे कि मनरेगा जैसा स्कीम है, मनरेगा का स्कीम जब पढ़ेंगे उसके अंतर्गत आपको दिखेगा कि उसमें सीधे लिखा है प्रोवाइड द जॉब फॉर अनस्किल्ड पर्सन, है ना। उसमें जिसको कुछ नहीं आता, कोई काम नहीं आता, उसको काम देना है। तो ये एक तरह का योजना है उन लोगों तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, कि जिनको छोटे छोटे काम देकर उनको रोजगार एक मुहैया कराया जाए। इसके बारे में पढ़ेंगे और मनरेगा के बारे में जब उसका सेशन चलेगा, तो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो लोगों में क्या किया सरकार ने, कोशिश किया कि लोगों को रोजगार के लिए पहले शिक्षा देते हैं। तो किसी व्यक्ति का मान लीजिए रोजगार भी हो गया, शिक्षा भी ठीक है, और वो बीमार है, कई तरह की उसमें बीमारियां थी लोगों में, हैजा आता था, कई कई गांव साफ हो जाते थे। इसके अलावा आज वर्तमान में देखिए कोरोना वगैरह है, अभी मौंकी पॉक्स चल रहा है मामला, पूरे भारत में कई केस आ ही चुके हैं। उस समय भी कई तरह के, चिकन पॉक्स था उस समय, चिकन पॉक्स आता था, कई गाँव में समस्याएं शुरू हो जाती थी, हैजा आता था, प्लेग आता था। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो देखा होगा कि प्लेग के कारण तो कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो भी सस्पेंड कर दिए गए थे। पहला जो अधिवेशन था, है ना, पूना मुंबई वगैरह जो था वहाँ कर दिया गया था।
तो उस तरह से सरकार ने कोशिश किया था कि रोजगार तो ठीक है, शिक्षा दें लोगों को, साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान दिया जाए। तो आप देखती होंगे कई तरह के जन स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया। अभी भी आप देखेंगे हमारे यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे महिलाओं को कई तरह के उन महिलाओं को जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कई तरह के सब्सिडी देने का प्रावधान है, पहले से ही किया गया है। जो शिशु अभी दूध पी रहा है अपनी माँ का, उस बच्चे के लिए कई तरह का प्रावधान, आंगनबाड़ी सेवा केंद्र जो है उस तरह के केंद्र खोले गए कि उनकी समस्याओं को, उनकी भूखमरी वगैरह समस्याओं को कम किया जाए। तो सरकार इसमें भी कोशिश करी कि लोगों की जन स्वास्थ्य केंद्र जो है बना के लोगों को स्वास्थ्य जो है सही किया जाए। इसके अलावा सरकार ने जो देखिए यहाँ पे इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू किया गया था। देखिए यही है, मनरेगा का नाम जो है ना, उसी का नाम इधर बदला गया था। 1900 कब आया था, 1993 में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की थी। इसके अंतर्गत सरकार जो है कोशिश करती थी कि लोगों को रोजगार मिल पाए। चलिए यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है ना। अब आगे हम देखते हैं कि हमारा 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। आपको मैं फिर से बताता चलूँ, सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण बात है कि आप योजनाओं के डेट याद रखें, यहाँ पे प्रश्न बनते हैं और आएंगे। साथ ही साथ कोई योजना है तो उसमें क्या मेन सब्जेक्ट रहा सरकार के द्वारा, किस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, उसको ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न आता है। इसके अलावा चीज़ों पे हल्का फुल्का ध्यान है, काम चल जाएगा, है ना। देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, इसके अंतर्गत हम जो है इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि आप जानते हैं, मैंने बता चुका हूँ, फिर भी बताऊँगा भी थोड़े। इसके अलावा पानी के रोजगार, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया था इस योजना के अंतर्गत। थोड़ा थोड़ा आपको डिफाइन मैं कर दूँ। सामाजिक न्याय, देखिए देश के अंतर्गत हमने उत्पादन बढ़ा दिया है ना, ग्रोथ बढ़ा दिया, सारी चीज़ें हम जो है चीज़ें सुधार रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर सामाजिक न्याय ना हो, जैसे कई तरह की समस्याएं हैं उन लोगों के बाद, उस तबके से पिछड़े लोग जो हैं उनको न्याय, रोजगार, सारी चीज़ें तो मिलती ही नहीं है। साथ ही साथ उनको तो गरीबी इतनी है कि उन्हें कई सारी चीज़ों से दूर रखा जाता है और अभी भी समस्याएं देश में थोड़ी बहुत बनी ही हुई है। तो उस समय भी सरकार ने सोचा कि सामाजिक न्याय वगैरह के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया गया। आप देखेंगे संविधान उसके अंतर्गत भी देखा जाता है, फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे उसके अंतर्गत भी आपको दिखेगा, 15, 16, 17 जो अनुच्छेद है इधर के इसके अंतर्गत भी दिखेगा आपको। तो सरकार ने सामाजिक न्याय के अंतर्गत काम किया। आर्थिक समृद्धि आप जान रहे हैं, जो आर्थिक समृद्धि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ लोगों में, मतलब भारत के अंतर्गत जो है जीडीपी वगैरह बढ़े। अब जीडीपी बढ़ेगा फिर भी पर कैपिटा इनकम वगैरह भी समझाऊंगा आपको, फिलहाल इतना समझे कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दिया गया। इसके बाद रोजगार वगैरह, आत्मनिर्भरता वगैरह चीज़ें आए। देखिए ये हो गया 9वीं पंचवर्षीय योजना। हमारा अगला पंचवर्षीय योजना है 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये आई 2002 से लेकर 2007 तक। इसके अंदर देख लेते क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी। इसका उद्देश्य था कि गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। इसमें एक थोड़ा चीज़ आपको बता दूं कि जैसे कि हम कैसे बताएंगे कि देश में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक टर्म है जीडीपी, नेशनल इनकम वगैरह आपने सुना होगा, इसके बारे में अच्छे से बताया जाएगा। देखिए जीडीपी क्या होता है, किसी भी राष्ट्र का आप बात करें, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है जीडीपी को, सकल घरेलू उत्पाद। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो कहते हैं सकल और सकल घरेलू सॉरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए किसी राष्ट्र में कैसे समझें कि सकल घरेलू उत्पाद जो है कि क्या होता है। किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत किसी एक साल के अंदर, किसी एक साल के अंतर्गत कोई बाजार में जो मूल्य है किसी भी वस्तु का या सेवा का, आखिरी मूल्य की बात कर रहे हैं, अंतिम मूल्य जो है किसी भी बाजार, मान लीजिए ये फ़ोन जो है, ये फ़ोन मैंने कितने में लिया,
तो 13,000 रुपये का मैंने फ़ोन ले लिया। ओके, तो ये आखिरी मूल्य है। अब ये जहाँ बना होगा इसका जो है इसमें जो बैटरी अलग मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी, इसके जो डायोड वगैरह बना इसमें लगा है वो डायोड अलग बना होगा, है ना। स्क्रीन अलग बना होगा, जो ये स्क्रीन है एलईडी वगैरह का जो भी इसमें जो यूज होता है वो अलग से बना होगा। तो अब अलग अलग उसको प्राइस ऐड करेंगे तब ऐसे उसको ऐड नहीं किया जाता है। पूरा बन के कंप्लीट हो गया तो फिर आखिरी में इसको ऐड करते हैं कि अंतिम मूल्य कितना है इस फोन का। ठीक है, इसी तरह से और भी सेवाएं हैं, है ना। जो आप सेवाएं ले रहे हैं, सेवाओं के रूप में आप देख ले, जैसे कि आप किसी एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हैं, ट्रेन की सफ़र कर रहे हैं, उसका थर्ड टायर एसी का आपने अगर टिकट लिया, या प्लेन से कहीं जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, देश आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो उसका लिया। तो जो आखिरी प्राइस होता है ना किसी भी राष्ट्र के अंदर, किसी बाजार मूल्य जो होता है उसके सभी को ऐड करते हैं, और एक साल में जो खर्च हुए रहते हैं उसको ऐड करते हैं, उसी को कहा जाता है जीडीपी। अब इसको ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए आपके घर में 10 लोग हैं, आपके घर में मान लीजिए 5 लोग हैं, कितने भी लोग हैं, 5 लोग मान के चलते हैं, तो 5 लोग अगर हैं, आपने मान लीजिए 10 रुपये खर्च किए, सभी ने 10 रुपये खर्च किए, तो कितने हो गए आपके जीडीपी? आप लोगों के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? पूरे घर का जीडीपी हो गया 50 रुपये, है ना। तो 50 रुपये में आप लोग का जो कंट्रीब्यूशन है 50 रुपये है। मान लीजिए आपके मम्मी आपके पापा 10 10 खर्च करते हैं, आप 5 रुपये खर्च करते हैं, क्योंकि आपके पास तो उतना ही है, 5 रुपया ही है, तो 5 ही तो खर्च करेंगे आप। तो 5 खर्च करते हैं, तो फिर अगर वो लोग 15 15 खर्च करते हैं, आप लोग 10 10 खर्च करते हैं, फिर भी होता है 50 रुपये, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन तो कम है ना। तो इससे ये समस्या हो गया कि जीडीपी तो आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जीडीपी बढ़ रहा है, दिख रहा है कि जीडीपी देश के अंतर्गत बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है। लेकिन जनसंख्या मान लीजिए जो भी है, पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसी से जब हम इसमें भाग करते हैं, आप मैथ के विद्यार्थी होंगे तो जानते होंगे कि भाग कैसे करते हैं, है ना। जीडीपी में जब हम पॉपुलेशन से भाग देते हैं तो पर कैपिटा इनकम निर्धारण हो जाता है। इसका और फॉर्मूला ये मैं आपको शॉर्टकट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पर कैपिटा इनकम एक व्यक्ति पे कितना खर्च आया ऐसे निकाल सकते हैं ना। आपके घर में अगर 5 लोग हैं और 50 रुपये खर्च करते हैं, तो 50 में 5 से आप भाग करेंगे तो एक व्यक्ति का 10 रुपये आ रहा है ना जी। देखिए 10 रुपये आ जाएगा किस पे? एक व्यक्ति ने कितना खर्च किया था? 10 रुपये। लेकिन ऐसा जरूरी तो है ही नहीं। मान लीजिए आपके मम्मी पापा ने 30 रुपये खर्च मिला कर दिया, 15 15 कर दिया हो, तो आप लोगों ने तो 5 5 किए होंगे, तो फिर कैसे होगा ये? लेकिन शो तो करेगा 10 रुपये। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार पर कैपिटा इनकम पे काम शुरू करी। अब ये कैसे होता? अब रोजगार देंगे लोगों के पास, जब लोगों के पास रोजगार जाएगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो खर्च करेंगे बाजार में। अब बाजार में जब खर्च करेंगे तो जीडीपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में लोगों की स्थिति भी सुधरेगी, है ना। इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया था। थोड़ा सा जीडीपी बताने की कोशिश किया हूँ आपको। बाकी जब जीडीपी वगैरह क्लास हम चलाएंगे तो मैं और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। इसमें इसलिए बता दिया हूँ कि आपको थोड़ा सा समस्याएं कम लगे आपको, या अननोन ना लगे ये टॉपिक, इसलिए बताना जरूरी था। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना हो गया था हमारा। आगे हम चलते हैं, देखते हैं हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना ये है, ये सबसे कुछ दिक्कत है क्या इसमें? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। देखिए हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से लेकर 2012 तक रही है। इसको आप ध्यान देंगे, कब से कब तक रही है? 2002 से 2007 से लेकर 2012 तक रही है। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना रही है। इसके अंदर का जो है अ, तीव्रता से मुख्य इसका लक्ष्य था कि तीव्रता से जो है सरकार चाहती है कि समावेशी विकास करना। समावेशी विकास बताएंगे, अभी बताते हैं आपको क्या क्या था। समावेशी विकास करना, और साथ ही साथ इसमें था शिक्षा के लिए विषय वस्तु। इसका एक थीम बनाई थी सरकार ने, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। आप अगर उस समय टीवी देखते होंगे तो अगर आप उस समय जन्म भी ले लिए होंगे तो ऐसा होगा कि आप देखते होंगे कि स्कूल चले हम ऐड वगैरह आता था टीवी के अंदर, टीवी पे आता होगा। स्कूल चले हम, नेशनल दूरदर्शन जो टीवी था उस पर आता था, आपने देखा होगा। तो इन सारी चीज़ों से सरकार जो है एक थीम बनाई थी गवर्नमेंट ने कि अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा मतलब होता है 1 से लेके 5 तक बच्चों का जो अनिवार्य शिक्षा था,
वगैरह दिया जाए। तो ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसके अंतर्गत समावेशी विकास क्या था ये आपको बताता चलो मैं थोड़ा सा। देखिए, एक तो विकास समझते हैं कि देश के अंदर विकास क्या होता है। आपने देखा होगा, मैं बताया भी होगा कि ग्रोथ वगैरह जो होता है कि लोगों में शिक्षा हो, लोगों के पास पैसे हो, लोगों का रहने का जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है वो सही हो, साथ ही साथ लोगों को रहने का जो भोजन करते हैं इसके अंतर्गत, इसी के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत ये आ जाता है। इसको डिफाइन कर देता हूँ, कपड़े पहनने का, रहने का, किस स्थिति में रहते हैं, कैसे बात करते हैं, शिक्षित कितने हैं, इन सारी चीज़ों को एक तरह का ये विकास कहा जाता है किसी व्यक्ति के अंतर्गत, है ना। तो हम देखते हैं समावेशी विकास क्या है। समावेशी विकास, देखिए समावेशी मतलब है ना, ये देख लेते हैं। इसमें अगर हम व्याकरण का थोड़ा मदद लें तो हम समझ सकते हैं। देखिए सम है ना, सम मतलब क्या होता है, अब जानते होंगे। सम मतलब होता है बराबर, इक्वल, है ना, इक्वल, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं इसमें हम ना। और देखिए आवेश, आवेश मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी। एक देखा जाए तो धारा प्रवाह, जो प्रवाह है उसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक बराबर प्रवाह से। अब बराबर प्रवाह के बारे में बात क्या है, देखिए मान लीजिए कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोगों की सैलरी है, यहाँ पे ये लोग इनके पास इनकी सैलरी जो है 10,000 रुपये है ना, ऐसे लिख देता हूँ। जो है इनके पास ये 10,000 इनकी सैलरी है, कुछ लोगों के पास, कुछ लोगों का 1 लाख सैलरी है ना? कुछ लोगों का 10,000 सैलरी है, कुछ लोगों का महीने का 1 करोड़ है, जो बिजनेसमैन। अब बताइए, अगर हम जो भी विकास करना चाह रहे हैं, कोई भी योजना प्रोजना ला रहे हैं, तो क्या एक बराबर से हम अगर सभी के लिए मान लेते हैं, हम एक काम, सरकार क्या करे कि एक काम करे, सबके लिए जो है सब्सिडी दे दे। मान लीजिए सबको अब हर महीने जो है सरकार जो है 10,000 रुपये सब्सिडी जाएगा, 1 2 3 हाँ, इतना रुपया जो सरकार सबको सब्सिडी देगी, इनको भी देगी, इनको भी देगी, इनको भी मिलेगा। अब देखिए, अब जिसका 1 करोड़ है, 1 करोड़ जिनके पास सैलरी आती है, उनके लिए 10,000 रुपये क्या वैल्यू। साथ ही साथ इनको देने की क्या आवश्यकता है, जो अपनी आवश्यकता पूरी तो कर ही लेते हैं, इसके अलावा एक बेहतरीन लाइफ अपना व्यतीत करते हैं, है ना। इनका देखिए, ये 1 लाख है इनका, इनका भी बहुत बेहतर है, इनका तो है ही, इनका तो और इनका भी बेहतर है। साथ ही साथ इनका देखिए ये 10,000 है। ये तो चलो एक तरह से समझ सकते, ठीक है। ये 10,000, ये मैंने क्या, ये 10,000, 10,000 यहाँ बता ही देगा, ठीक। या इनका देखिए 10,000 महीने की सैलरी है। कोई व्यक्ति 10,000 में अपनी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता है, या कॉम्प्रोमाइज उसको करना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को सरकार अगर सब्सिडी दे, और ऐसे लोगों को सरकार सब्सिडी दे, दोनों में आपको देखोगे कि वैल्यू में चेंजिंग आ जाएगा, है ना। इस चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार उस समय चाहती थी कि लोगों में एक तरह का समावेशी विकास हो, सबका विकास हो। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री का जो एक अपने वर्तमान सरकार का एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, है ना। तो उसमें अब देखा होगा कि सबका विकास के अंतर्गत में यही है कि समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या है कि जो गरीब है, जो अमीर है, उसका विकास तो हो रहा है ना। जो जिसकी सैलरी इतने हैं उसका विकास तो हो ही रहा है। इस व्यक्ति का भी विकास हो, जो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाए, अपने बच्चों को पढ़ाए, और जो स्टैंडर्ड है लाइफ, उसका जीने का जो ढंग है उसमें अच्छा बढ़ोतरी हो, उसका स्वास्थ्य सही हो। इन सारी चीज़ों का पे सरकार ने कोशिश किया ध्यान देने के लिए। इसलिए समावेशी विकास का मतलब यही है मोटा मोटी, इसी को आप ध्यान रखें। इस चीज़ को इस सरकार ने जो है इस योजना के अंतर्गत समावेशी विकास को सम्मिलित किया था। नेक्स्ट, और हमारा आखिरी पंचवर्षीय योजना है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है, इसका सेशन था 2012 से लेकर 2017 तक, है ना। इसको याद रखेंगे, 2012 टू 2017 ये रहा है हमारे 12वीं पंचवर्षीय योजना का सेशन रहा।
इसका मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको देख लीजिए। आपको बताया हूँ, समावेशी विकास के बारे में बताया था और धारणीय विकास वगैरह। इसके अलावा हम देख लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मदद में विहित की गई थी। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गवर्नमेंट ने क्या किया था कि अन्य योजनाओं में तो सरकार खर्च करती ही करती है, सब्सिडी वगैरह कई सारी की चीज़ देती है। सरकार सामाजिक सेवाओं के लिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक धन खर्च किया था अपेक्षाकृत। जो सरकार का जो बजट आता है हर साल, आपने बजट के बारे में पढ़ा होगा, उसके अंतर्गत में सरकार ने जो भी किए होंगे उसमें। चलिए आगे हम देखते हैं। ये हो गई हमें 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसको आप ध्यान रखें और याद रखें। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, आपने सुना होगा कि प्रश्न भी आते हैं कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय सॉरी माफ करिएगा, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था चलती है। तो आपने सुना होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवाद क्या है, आपने जब हिस्ट्री वगैरह का क्लास लेते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, और यहाँ भी पढ़ाया जाएगा, आपको हिस्ट्री में ही पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में बताता चलूँगा मैं अभी कि पूंजीवादी सरकार क्या है, मिश्रित क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इन सारी चीज़ों को भी बताए चलेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित एक प्रश्न 2022 में आई हुई है, उसको भी लगा के चलेंगे। वो प्रश्न आप खुद लगा पाएंगे जब इस चीज़ को मैं पढ़ा दूंगा। तो ये हमारा पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया। 2 पंचवर्षीय योजना हमने पहले वाले लेक्चर में करा दिए थे, बाकी के पंचवर्षीय योजना इसमें हमने करा दिया। पंचवर्षीय योजना इसमें समाप्त हो गया। इससे संबंधित कुछ और प्रश्न होंगे तो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। और आपको और भी इससे कोई डाउट रह जा रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। सारी समस्याओं का इलाज यहाँ पे होगा, और ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा आपके एग्जाम में जो आपको ना आ रहा हो। और आप लगभग 5 प्रश्न आएंगे इस सेशन से नहीं, इकोनॉमिक्स के सेशन से पूरे। आप 5 से कोशिश की जाएगी, 5 से 5 आप लगा कर आएँ, और शायद आप लगा के आएंगे भी। और क्योंकि यहाँ पे आप जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, इससे कम लेवल का ही आपके एग्जाम में आएगा। आप ध्यान से पढ़ें, और धीरे धीरे आप करके इसको सारे हमारे प्लेटफॉर्म पे और भी सारे सब्जेक्टों की पढ़ाई की जाएगी। धीरे धीरे आप इसको याद करते चले, पढ़ते चले, जो समस्याएं हम बताएं सारी समस्याओं का निदान करेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं और नीति आयोग के बारे में एक बार देखते चलते हैं। देखिए ये तो हो गया, हमारा पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई है ना। एक बार नीति आयोग हम देख लेते हैं। नीति आयोग, ठीक है, यहाँ पे नीति आयोग के बारे में देख रहे हैं। देखिए योजना आयोग जब बनाया, कब बना था, 17 मार्च 1950 में, है ना। तो 1950 में जब योजना आयोग बन गई थी, उसके बारे में हमने देख लेते हैं क्या काम था पंचवर्षीय योजना। मेन मुख्य काम योजना आयोग का क्या था, पंचवर्षीय योजना ही बनाना, है ना। तो उसके बाद जब 2015 में, जब 2014 के बाद से नई सरकार जब आई, तो सरकार ने क्या किया कि पंचवर्षीय जो योजना आयोग थी उसको बदल के नीति आयोग उसका नाम रख दिया, है ना। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम देख लेते हैं क्या क्या जो महत्वपूर्ण बातें वही बताऊंगा, बाकी चीज़ें आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। जैसे कि स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 में हुई थी, ये याद रखने वाली बात है, आपको याद रखना है। एग्जाम में आते हैं कि योजना आयोग का स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये भी पूछा जाता है कि योजना आयोग, माफ करिएगा, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो नीति आयोग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में हुई थी, और नीति आयोग के मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और देखिए जैसे कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते थे वो कौन होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। साथ ही साथ नीति आयोग के भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही होते हैं, है ना। इसको याद रखें। अब कौन प्रधानमंत्री होंगे, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री वही तो प्रधानमंत्री होंगे। अभी कोई कहे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को बनाया, तो ऐसा नहीं हो सकता। अध्यक्ष जो है इसको वर्तमान प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब नीति आयोग हम लोग बोलते तो हैं, जैसे कि नीति आयोग कैसे लिखते हैं, ये नीति आयोग, है ना। तो नीति आयोग, एक मिनट, सॉरी, नीति आयोग ऐसे लिख लीजिए। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म आप देखेंगे ना, तो ने से क्या होता है, नेशनल, नेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन फॉर
टी से होता है, देखिए टी से होता है ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, इसको आप याद रखें। और इसको कैपिटल में लिख देता हूँ, है ना, ये हो गया, है ना। ने से देखिए, एन से है नेशनल, आई से क्या है इंस्टीट्यूशन, और टी से क्या है ट्रांसफॉर्मिंग और इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। कई बार पेपर में आ चुके भी हैं ये, पीसीएस वगैरह, जैसे कि जो एसआई वगैरह का एग्जाम होता है या पीसीएस वगैरह एग्जाम होते हैं, उसमें पूछे गए हैं ये प्रश्न, यहाँ से आते हैं। जैसे पूछा गया है कि नीति आयोग जब बना था उसके बाद प्रश्न आयोग 2-4 साल तक पूछे गए थे, रिपीट किया गया था कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो अलग अलग ये लोग डिफाइन कर देते हैं और उसमें ऑप्शन आपको लगाना होता है। तो हम भूलेंगे नहीं, इसको आप याद रखें कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया याद रखें, भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, है ना। ये रही सबसे महत्वपूर्ण बातें, 3-4 बातें अब याद रखें। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। मुख्यालय का है नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन होता है? वर्तमान प्रधानमंत्री। नीति आयोग जो होता है एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट के लिए, ये सोचती है कि और सरकार को सलाह देती है। ऐसे याद रखें, क्या है थिंक टैंक, थिंक मतलब सोचना ही होता है ना। तो एक तरह से सारी समस्याओं, देश में क्या चल रहा है, क्या योजना होनी चाहिए, तो सरकार को सलाह देती है, सोचती है। इसके अलावा कई तरह की ये रिपोर्ट भी जारी करती है सरकार, राज्यों के लिए कई तरह के ये रिपोर्ट भी तैयार करती है। ये ही महत्वपूर्ण बातें हैं नीति आयोग के लिए। आगे हम चलते हैं, देख लेते थी संरचना कौन में कौन कौन होता है। कि अध्यक्ष हमने बता चुका हूँ, प्रधानमंत्री की का जो अध्यक्ष करते हैं कौन है? भारत के प्रधानमंत्री जो है वो अध्यक्षता करते हैं नीति आयोग के, याद रखे। काउंसिल में इसके अलावा और कौन कौन होते हैं देखिए, राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों जहाँ पे विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक याद रखें, वहाँ का मुख्यमंत्री होंगे। और जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है तो वहाँ पे कौन होंगे भाई? उपराज्यपाल ही तो होंगे वहाँ पे। तो वो वही वहाँ के मुख्य एक तरह के संवैधानिक प्रमुख कह सकते हैं, कह सकते हैं कि हैं ही संवैधानिक प्रमुख ही कहते हैं, आप पॉलिटी पढ़ते होंगे जानते होंगे। तो वो उपराज्यपाल जो होते हैं वो शामिल होते हैं इसमें। और ये कौन इनको नियुक्त करता है? ये नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अच्छा देखिए, अभी वर्तमान में एक चीज़ आप याद रखें कि श्री सुमन बेरी जो है, सुमन बेरी वर्तमान में जो है, यहाँ लगा, श्री सुमन बेरी जो है वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। अब उपाध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री, है ना। उस समय भी वही करते थे, जैसे कि इकोनॉमिक्स वगैरह के जो ज़्यादा जानकार व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, उनको उनकी नियुक्ति की जाती है। वहाँ भी योजना आयोग में भी वही की जाती थी, इसमें भी वैसे लोगों की नियुक्ति की जाती है। तो ये तो रहा हमारा नीति आयोग। योजना आयोग आप जानते हैं, नीति आयोग हो गया। पंचवर्षीय योजना हमने पढ़ लिया, पंचवर्षीय योजनाओं को जो जो लक्ष्य थे वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, है ना। देखिए हमारे यहाँ कितने प्रकार के, देखिए कई आधार पे इकोनॉमिक्स जो है, अर्थव्यवस्था जो है भारत में कई किस तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो कई आधार पे विश्व में अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग हैं, तो कई आधार पे बांटा गया है ना। फिलहाल जो महत्वपूर्ण देश के राष्ट्रों के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, उस आधार पे कितने टाइप्स के होते हैं अर्थव्यवस्था, है ना। तो देखिए, एक तो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना। एक तो ये होता है, इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको बताता चलूँ। और एक होता है देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। और एक तीसरा होता है, दोनों को मिला दीजिए तो क्या कहेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी कहते हैं, है ना। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं यहाँ से। देखिए टाइप जो होता है, एक तो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना। दूसरा होता है
समाजवादी अर्थव्यवस्था। और अब तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कहाँ है ये? भारत में। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखें ये आप। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसे कहा जाता है। देखिए इसका डिफिनीशन अगर देखा जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी व्यक्तियों और संस्थाओं का नियंत्रण होता है ना। जिस इकोनॉमी के अंतर्गत पे निजी क्षेत्र ज़्यादा बढ़ चढ़ के होता है, या तो दो ही चीज़ हो सकता है। देखिए कुछ राष्ट्रों में या तो निजी क्षेत्र ज़्यादा आ गए, कुछ राष्ट्र जहाँ समाजवादी सरकार है वहाँ पे लोग धन नहीं रख सकते, इंडस्ट्री ही नहीं होते, जितने भी जितने भी ये मतलब ज़मीन है किसानों के पास, वो किसान सिर्फ भले खेती करे लेकिन सरकार का उस पर सरकार की होती है, जितने भी धन है आप नहीं रख सकते। तो समाजवादी का डिफिनीसन है ना। तो देखिए दो कंडीशन होते हैं, या तो आप निजी क्षेत्र आ गए, निजी क्षेत्र के हाथ में पूरी ताकत होती है किसी भी राष्ट्र में, या सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के पास पूरी होती है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें उत्पादन वितरण ये सब एक तरह का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। आप जब पढ़ेंगे इकोनॉमी तो इसमें मैं बता दूं, इसको एक मार्केट इकोनॉमी इसमें होगा भी, आपके नोट्स में मिल जाएगा ये। इसको कहते हैं मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसको मार्केट इकोनॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि वस्तुओं का मूल्य जो है पूरी तरह से इकोनॉमी मार्केट पे डिपेंड करती है। देखिए इसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, ठीक है, और संस्थाएं जो है वो भी निजी क्षेत्र ही नियंत्रित करता है। इसके बाद देखिए सरल शब्दों में कहें तो पूरी अर्थव्यवस्था बाजार की ताकतों के हाथों में होती है, बताएं हुआ भी, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है इसमें ना। मांग और पूर्ति के आधार पर चीज़ों की कीमतें तय होती है बाजार में। देखिए अगर देश के अंतर्गत अगर मांग बढ़ रहा है और पूर्ति जो है कम है तो महंगाई बढ़ जाती है ना। लेकिन कुछ जैसे कि भारत जैसे देश में कई चीज तरह के किसानों को सब्सिडी देकर अन्य आधार पे सरकार क्या करती है, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने की कोशिश करती। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो है जितने भी ये आधार है ये सब इनके निजी क्षेत्रों के हाथ में ही होता है। तो मांग और आपूर्ति के आधार पर चीज़ों की कीमतें तय होती हैं, है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है, आप जान रहे हैं इस बार को, है ना। तो इससे अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है, इससे आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है। अब इसके बारे में बताया चलो। देखिए अब जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है किसी राष्ट्र में, अब निजी क्षेत्रों का निजी क्षेत्र जो है सभी बाजार की चीज़ों को नियंत्रित कर रहे हैं, तो सरकार तो इसमें हस्तक्षेप करती नहीं है। तो अब उन सेक्टर के लोगों को, वो जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उस देश के अंतर्गत, उनके लिए तो ये उनके लिए तो अवसर मिलता ही नहीं है कई तरह के चीज़ों का, क्योंकि पूरे व्यक्ति तो व्यवसाय करते नहीं है ना, और सभी के पास नौकरियां भी नहीं है। तो सॉरी, तो किसी भी देश के अंतर्गत सरकार क्या करती है कि जब पूरी की पूरी नियंत्रण निजी क्षेत्रों के हाथों में दे देती है, तो होता क्या है कि उसी को पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहा जाता है ना। इसमें कई तरह के आर्थिक विषमताएं आती हैं, भेदभाव बढ़ेगा, गरीबी और बढ़ती जाएगी, गरीब गरीब होता जाएगा और अमीर अमीर होता जाएगा। ताकि इसके बीच में इतने और खाइए, इसके अलावा और कई तरह के भेदभाव बढ़ेंगे, है ना। जैसे कि भारत जैसे देशों में तो अन्य समस्याओं के अलावा महिलाओं की भी स्थिति बहुत खस्ती है, बहुत खराब है ना। कई रोजगार से, कई क्षेत्रों से वो अभी भी परे हैं, है ना। आप देखेंगे बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, आपने आज का न्यूज़पेपर में पढ़ते भी होंगे, इससे संबंधित आर्टिकल आते ही रहते हैं कि महिलाओं का योगदान वहाँ बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखें हमारे यहाँ निजी क्षेत्रों में भी उनका योगदान काफ़ी कम है। तो इन सारी चीज़ों का है जो ये भेदभाव बढ़ता है, तो ये है इसमें। चलिए हमारा नेक्स्ट जो है इकोनॉमी है, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट इकोनॉमी क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था है। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि आज़ादी के बाद से जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनका झुकाव समाजवादी की तरफ ही था। लेकिन समाजवाद में क्या है समस्या कि इसमें जो है कोई भी व्यक्ति धन का मालिक नहीं हो सकता। कोई भी धन है वो सरकार के पावर में आता है, उसकी शक्ति होती है सरकार के पास। तो
उस समय जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने समाजवाद तो हमारे यहाँ है, तभी तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है भारत को, लेकिन भारत सरकार ने पूरी तरह से समाजवाद को नहीं अपनाया, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, याद रखें, निजी क्षेत्र इसमें नहीं आते हैं, है ना। संपत्ति के निजी स्वामित्व अब नहीं बन पाएंगे। अर्थव्यवस्था के सभी अंगों यथा उपभोग, उत्पादन, विनियम, वितरण और राजस्व पर सरकार का ही नियंत्रण, कठोर नियंत्रण होता है। इसके अंतर्गत आप देखें कुछ देश है, जैसे कि चीन है, म्यांमार है ना। उनका तो अब चीन में हमने जान रहे होंगे कि उनका अपना गूगल भी अलग है, ट्विटर जो हम अभी भारत में यूज भी होता है, पूरे विश्व में ट्विटर यूज होता है, उनका अपना वो भी एक तरह से सरकार का नियंत्रण ही है, वहाँ पे ट्विटर यूज नहीं होता है, वहाँ का सोशल साइट कोई और अलग है। तो इस बारे में हम जानते हैं, आप जानते हैं। बाकी अर्थव्यवस्था पर सरकार का पूरा कंट्रोल होता है, इससे व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता की हानि होती है। जैसे कि भारत में जो है, भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ जो है कानून का अधिकार है, जो पहले फंडामेंटल राइट था, संशोधन करके अभी वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है ना। तो इस तरह से ये इसके बारे में हम जान गए समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। इसमें अब आते हैं हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था, फिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है ना। देखिए, अब भारत सरकार ने क्या किया कि हमारे यहाँ ऐसी समस्याएं थी कि सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र से ही काम नहीं चल सकता था। जैसे हमने पंचवर्षीय योजना में पढ़ा भी है कि सरकार ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा तो दे ही रही थी, साथ साथ में निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही थी, है ना। तो इस आधार पर सरकार ने सोचा कि एक काम करते हैं, पूंजीवाद का कुछ चीज़ों को लेकर चलते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था है उससे भी कुछ लेकर चलते हैं, जैसे कि लोगों के लिए हित करना, पूरे की पूरी कंट्रोल हम निजी क्षेत्रों के हाथों में नहीं देंगे, कुछ ऐसे सेक्टर को हम खुद लेकर चलेंगे जो लोगों की, जैसे गरीबी को दूर किया जा सके, कई तरह के भेदभाव है देश के अंतर्गत, महिलाओं को वो अवसर मिल पाए जो उन्हें नहीं मिलता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान देने के लिए सरकार ने क्या किया कि कुछ पार्ट तो ले लिया कैपिटलिज्म से, पूंजीवाद ले लिया, ओके, और कुछ पार्ट सरकार ने, कुछ व्यवस्थाओं को सरकार ने ऐड किया। कहाँ से? ये था समाजवादी अर्थव्यवस्था से। ठीक है, अब ये दोनों को मिला के कुछ चीज़ों को, जो नई इकोनॉमी का निर्माण हुआ, इसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारत के अंतर्गत है। ओके, तो ये है भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था चलती है। प्रश्न बनाए जाते हैं, बन सकते हैं और आएंगे भी। तो आप याद रखें कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी कही जाती है भारत के अंतर्गत। हमने सारी अर्थव्यवस्था, जितने प्रकार की अर्थव्यवस्था है भारत में, जितने प्रकार के, लगभग 3 प्रकार के हमने अर्थव्यवस्था पढ़ लिया। इसके अलावा और भी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं अलग अलग आधार पे। फिलहाल हमने 3 अर्थव्यवस्थाएं पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े थे हमने? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमेशा ध्यान रखें, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आइए, एक 2022 में पेट में पूछा हुआ एक प्रश्न है, उसको हम करते हैं। आप बहुत आसानी से कर पाएंगे इसको, क्योंकि आपने पढ़ लिया है, इसके पहले हमने आपको बता दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है प्रश्न, दोबारा से आप जाकर पूंजीवाद, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसको दोबारा से ध्यान से पढ़ें, तो आप प्रश्न लगा पाएंगे। चलिए प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है ना। तभी आपको बताया था। देखो, समाजवाद में तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि उसमें तो निजी का बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा नियंत्रण सरकार के पास होता है। तो चलिए, समाजवाद तो हम कट कर देते, तो होगा नहीं, है ना। भारत में क्या है, निजी सिर्फ निजी लोगों को, निजी क्षेत्रों के पास नियंत्रण थोड़ी ना होता है। निजी क्षेत्र के पास तो होता ही, साथ में सार्वजनिक क्षेत्रों के पास भी तो होता है। तो इसलिए मिश्रित को भी तो हटा नहीं सकते। ये कोई अर्थव्यवस्था तो है ही नहीं, इसको हटा ही दो। तो कौन सा हो गया? पूंजीवाद। तो आंसर कौन सा हो गया? पूंजीवाद। देखिए कितने आसानी से हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। पूंजीवाद इकोनॉमी जो है, इसमें ही जो है आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ अर्जित करना होता है। जो निजी कंपनियां होती है कि उन्हें क्या काम आता है? भारत में भी जो कंपनियां, उन्हें क्या काम है? फायदा ही कमाना होता है मेनली। तो आगे हम अगले सेक्शन में आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो आपका सिलेबस है पेट के अंतर्गत, उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग ही हम
सारे क्लास पढ़ेंगे और आपको उसमें जो भी समस्याएं हैं आप हमें कमेंट में बताएं, आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और अन्य जो सब्जेक्ट है उसके लिए भी जो समस्याएं आप उस पर भी आप कमेंट करके हमें समस्याएं पूछ सकते हैं। और ये भी बताया चलो आपको, जो भी हम आपको लेक्चर पढ़ा रहे हैं और आप जो जो पीडीएफ देख रहे होंगे इस बोर्ड पे, आपको नीचे दिए हुए लिंक पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।